अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने कल सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन को जो है कि एलोबरेट कर लिया था प्रीसीन 2025 मार्च अटेम्प्ट के लिए, आज हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक बात करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, हिस्टोरिक प्लेसेस के नाम से आपके लिए। बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिक प्लेसेस, एचपी ऑपरेट्स इन द हेरिटेज चैरिटी सेक्टर एंड वाज फाउंडेड 120 ईयर्स अगो। जो है कि 120 साल पहले जो है कि भाई इनका इफ्तिदा हुआ था, भाई शुरू किया था ये काम। एचपी इज अ लार्ज चैरिटी व्हिच लुक्स आफ्टर अराउंड 350 साइट्स। अब इनका ये पोर्टफोलियो बताया जा रहा है, बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि इनके पोर्टफोलियो में कितनी साइट्स हैं। कल हमने ये कर लिया था कि भाई ये मोर देन जो 300 ईयर्स ओल्ड साइट्स हैं उनके लिए ये जो है कि लुक आफ्टर करती हैं। यही लिखा हुआ है, साइट ओवर 300 ईयर ओल्ड। मैनी ऑफ द साइट्स आर कैस्टल और म्यूजियम। क्या है, डिफरेंशिएट कर रहा है, डज नॉट लुक आफ्टर एनी साइट्स विथ रिलीजियस कनेक्शन। कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद, ऐसी साइट्स के लिए वो जो है कि उनके पोर्टफोलियो में नहीं है, जो कि सारे क्या हैं, कैस्टल हैं, म्यूजियम से इस तरीके की साइट्स को वो क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में उन्होंने रखा हुआ है। HP द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, पूरी डेफिनेशन कल आपको बता के मैं आया हूँ। क्या है गारंटी वाइज, क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी, क्या होता है अगर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट, अगर होती है इंसॉल्वेंसी का केस आता है तो गारंटर्स ने जो सम ऑफ अमाउंट उन्होंने गारंटी गारंटी किया होगा वो क्या करेंगे, पे करेंगे इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। HP सीनियर मैनेजमेंट एंड मोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आर बेस्ड एट अ हेड ऑफिस इन एडिलेड कैपिटल सिटी। वो क्या है, मोस्टली जो है कि हेड ऑफिस में है भाई, कंट्री के कैपिटल सिटी में है। HP's कमर्शियल एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय सब्सिडरीज व्हिच HP होली ओन्स। अब देखें, आपको चीज़ें हो सकता है रिपीटेटिव लग रही हों, क्योंकि कल हमने जो भी चीज़ें सेक्टर वाइज डिफाइंड की हैं, हमने जिसको एनालाइज किया था, वही चीज़ें यहाँ पे आपको अब रिपीट होती हुई नज़र आ रही होंगी। लेकिन अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन, कल हमने सेक्टर वाइज, वो एक जेनेरिक सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी, जाहिर सी बात है वही चीज़ HP में कहीं ना कहीं आपकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो उसी सेक्टर का पार्ट है, तो वो यहाँ पे हो रही हैं। अभी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन वाइज स्पेसिफिक चीज़ें बता दी गई हैं कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेनली क्या चीज़ें हो रही हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो क्या है, होली सब्सिडरी जो ओन्ड है, होली ओन्ड है, उसके थ्रू भाई ये एक्टिविटीज़ होती हैं। मिशन एंड वैल्यूज, मिशन का मतलब होता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है, वैल्यूज जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव जो है कि अचीव करोगे। तो मिशन क्या है, एचपीज मिशन इज दैट इट्स परमानेंटली प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व साइट इंस्टेड टू इट एंड प्रोमोट्स इंटरेस्ट इन एंड एक्सेस टू देम। सिंपली जो हम सेक्टर वाइज देखते हुए आ रहे हैं कि इनका मेनली मकसद क्या है, जो वो पुरानी जगहें, जो हिस्टोरिक प्लेसेस है, उनको प्रिजर्व करना, उनको मेंटेन करना, उनको मेंटेन करके रखना जब तक वो कर सकते हैं। मेनली इनका बिजनेस है ही वही, जहाँ से ये अर्न कर रहे हैं। नीचे आके हम रिस्क देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे, लेकिन आपको बिजनेस समझना है, इनका जो मोटिव है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इनके इनकम्स वगैरह सब चीज़ें वहीं से मेनली जनरेट हो रही हैं। डोनेशन तो हैं, लेकिन वो भी एक ज़रिया है। द वैल्यूज विच HP प्रोमोट्स और हिस्टोरिकल ट्रुथ। वैल्यूज क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है, हिस्टोरिकल ट्रुथ, भाई हिस्टोरिक जो है कि उनका मेन मकसद है कि हिस्ट्री को जिंदा रखना। असेसिबिलिटी, इंजॉयमेंट, इन्वॉल्वमेंट, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टीवर्डशिप। ये सब चीज़ें क्या हैं भाई, वैल्यूज़ हैं, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से आप अपने टॉपिक्स इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड करते हुए चलें। नीचे आपका आ रहा है गवर्नेंस, जहाँ पे टॉपिक आपको लगे, अगर आपको अपनी टेक्निकल नॉलेज, बुक की थ्योरी मैंने यहाँ पे खोली हुई है, साथ में ही आपका एक टैब खोला हुआ है, आप भी इस तरीके से इसको पढ़ने की करें। जहाँ पे भी कोई ऐसा टर्म आ रहा है वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके उसको एक बार गो थ्रू कर लें। जैसे नीचे गवर्नेंस में क्या है, HP हैज़ अ 2 टायर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब 2 टायर और यूनिटरी बोर्ड में आपको पढ़ा चुका हूँ, और लेकिन बाद औक़ात ये होता है, और मैं आपको चीज़ें बोल भी चुका हूँ कि जो चीज़ें हैं रटने वाली हैं। लेट सपोज मैंने ये चीज़ आपको नहीं बोली कि रटने वाली है, लेकिन अभी आपके पास
सीन में ये चीज़ आई है बेटा। देखें, सब अपना एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आप हर टीचर की, हर बंदे की, हर स्टूडेंट की एक अपनी अप्रोच और अपनी एनालिसिस होगी कि भाई इस तरीके की रिक्वायरमेंट आ सकती है। कोई बोलेगा यार पेस्टल टेस्ट हो सकता है इस तरीके से, कोई बोलेगा भाई ये मॉडल टेस्ट हो सकता है, कोई बोल सकता है कि भाई पोर्टर 5 फोर्सेस हो सकता है। अब देखिए आपको पॉइंट ढूंढने हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मेजर जो है कि इनके चेंजेस जो है कि क्या है, इनको इम्पैक्ट क्या आ रहे हैं, या इनको जो है कि चीज़ों जो इनको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। चैरिटीज़ का आपस में कंपटीशन है। आपका पोर्टर 5 फोर्सेस वहाँ पे आपका हो सकता है भाई इकोनॉमिक हालात कैसे आ रहे हैं, टैक्स के क्या वो हैं, गवर्नमेंट की क्या इस पे आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पे पॉलिटिकल हमें कोई ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं मिला टैक्स का, लेकिन हमें मिला है एक चीज़ मिली थी। तो इस तरीके से जैसे पॉइंट मिलेंगे, आप सबके हाइपोथेटिकल पॉइंट्स एक दिमाग में बन सकते हैं। जितने दिमाग उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग, और कोई अपनी जगह पे गलत नहीं है। वो तो पता चलेगा कि एग्जामिनर ने एग्जाम के डे पे क्या पूछा है, तो आप अपना दिमाग लड़ाएंगे। ऐसी कोई जो भी चीज़ आई है 2 टायर, लेट सपोज आपको याद नहीं है तो सिंपल ये है बेटा, आप जाएंगे, लेट सपोज आपने यहीं से क्या किया, 2 टायर को क्या किया, सॉरी 2 टायर को मेरा बेटा आपने यहाँ से किया कॉपी, आप गए बुक पे और यहाँ पे आपने कर दिया Ctrl+V, आप सर्च करें, आपको 2 टायर मिल जाना चाहिए। ये देखें, अब आप इसको एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लें, गो थ्रू करेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी 2 टायर में। मुझे ये लगता है अगर एग्जामिनर इससे पूछता है, हो सकता है आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो मैंने करवाए हुए हैं, और हमने कल पूरा बोर्ड का पढ़ा था कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेक्टर वाइज यहाँ पे चीज़ें क्या चलती हैं, और मैं आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पढ़ा भी चुका हूँ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे हम पूरा कंपेरिजन कर चुके हैं कि भाई क्या होता है, एनजीओ का क्या सिस्टम होता है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है। तो ये चीज़ें मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ, अब आपको रिटेन करनी होगी। ये मैं आपको एक टॉपिक इस तरीके से बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं आपको इन डेप्थ सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। अब मैं एक एक चीज़ में इन डेप्थ ऐसे जाऊँगा तो ये हमारी कंक्लूसिव वीडियो नहीं बनेगी, और ये टाइम बहुत आपके लिए प्रीशियस है। ये टाइम आपके लिए प्रैक्टिस वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि मैं आपको एक एक लेक्चर पूरा दोबारा पढ़ाऊँ। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ये चीज़ें हाईलाइट की हुई है। आपको ये चीज़ें जो चीज़ें हो सकता है पॉसिबल वे आउट हैं कि पेरिसिन के साथ टेस्ट हो सकते हैं, तो ये ज़रूर आप रट लीजिएगा भाई। एडवांटेजेस कहीं पे नोट करने की, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 2 टायर बोर्ड। सही है मेरा बेटा। तो इस तरीके से हम लेके चलेंगे चीज़ों को। जहाँ पे हमें हाइपोथेटिकल, हमें हमारा सिक्स सेंस कहीं पे बोलेगा कि यार ये चीज़ हो सकती है, वो ज़रूर नोट करें। बाकी आप, मैं उम्मीद पूरी करता हूँ कि आपने अच्छे से चीज़ों को रटा हुआ है जो जहाँ पे मैंने बोली हैं। बाकी आपको पता सब चीज़ों का होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ज़रूर याद होनी चाहिए जो डे 1 से मैं आपको बताता आया हूँ। विथ अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज With a board of trustees and board of executive directors, the board of trustees is responsible for overall control and management of HP, जो कि हम सेक्टर वाइज भी कल देख के आए हैं, जो ऊपर पूरा डाटा दिया हुआ था, and for developing its strategies in consultation with the board of executive directors। वही चीज़ रिपीट की हुई है जो कल हमने पढ़ी थी सेक्टर वाइज। The board of trustees has a audit, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटीज़ की बात आपकी आ रही है। गवर्नेंस का पूरा चैप्टर अगर आपको याद है, आपने अच्छे से पढ़ा है तो गुड है, नहीं तो आप एक आधा घंटा निकाल के बेटा ज़रूर रट लीजिएगा। मैंने आपको समरीज बोला था बनाने के लिए, अगर आपने मेरी बात शायद उस टाइम मानी है, आपने इस तरीके जैसे मैंने बोलता था कि पेज बनाएं और चैप्टर वाइज सिर्फ इंडेक्स पूरा बना लें, ताकि आपको याद हो कि इस चैप्टर में ये चीज़ है या ये टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड है। अब आपके लिए वो चीज़ें काम की होंगी जो मैंने आपको बताई हैं ड्यूरिंग द क्लास, कि इस तरीके से लेके चलना है, समरीज बनाते हुए चलना है, ना कि आप डिपेंडेंट रहें किसी और पे। मैं हर एक क्लास में आपको ये बार बोलता आया था कि यार ये बनाते जाएं, लेकिन होपफुली आपने बनाई होगी, नहीं भी बनाई होगी तो टेंशन नहीं लें। टॉपिक को जाके गवर्नेंस के पूरे चैप्टर को एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपका स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसके पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे खेलने का होता है उसके पास कंटेंट। द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैज़ 9 मेंबर्स, टोटल भाई 9 हैं, ठीक है। उनमें से एक भाई चेयर है, ठीक है, 1 + 5 जो कि यहाँ पे भाई कर सकते हैं, और प्लस 3 और होंगे नीचे, ठीक है। हम पढ़ लेते हैं एक बार। द चेयर इज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टीज एंड डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टर्म ऑफ ऑफिस
HP's member do not vote on an appointment of a chair। जो मेंबर, हम ऊपर पढ़ के आए थे ना कि मेंबर जो है कि वोट करते हैं जो है कि AGM में आपके जो है कि ट्रस्टीज को सिलेक्ट करने में, लेकिन जो चेयर है उसको ट्रस्टी सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए मेंबर्स का कोई वोट एप्लीकेबल नहीं है। नॉमिनेटेड ट्रस्टीज, जो नॉमिनेटेड हैं वो कौन है भाई? 5 ट्रस्टीज आर नॉमिनेटेड बाय HP's नॉमिनेशन कमेटी। इनको क्या नॉमिनेट कौन करता है भाई? नॉमिनेट करता है नॉमिनेशन कमेटी जो उनकी बनी हुई है। देयर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन वोट बाय HP's मेंबर। अब उनकी कंफर्मेशन जो है कि सिर्फ जो है कि मतलब है कि आप अपने मेंबर्स को भी भाई रख रहे हो, आप उनको एज एन उनकी अकाउंटेबिलिटी भी उनको बता रहे हो और उनको भी वैल्यू कर रहे हो कि भाई हाँ ये चीज़ आपको बता के की जा रही है, आप अपना राय दें, आप उनके लिए क्या करें, कंफर्मेशन वोट अपना दें कि भाई ये नॉमिनेशन कमेटी की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं, आप इन पे कंफर्मेशन दें। If they are confirmed in office by the vote, then they serve for 3 years and they can seek reappointment। ये हम पढ़ के आए हैं यूके के हिसाब से, मैंने आपको बताया था लार्ज कंपनीज के लिए 1 ईयर होता है और दूसरी कंपनीज के लिए 3 ईयर्स होता है, तो नॉर्मल है हमारे लिए यहाँ पे क्या है सिनेरियो वाइज। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया एराड ऐसा कंट्री आपके लिए हाइपोथेटिकल कंट्री बनाया गया है, नहीं एग्जाम वाइज हम स्पेसिफिक नहीं रहते कि भाई ये यूके में टेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान के लिए टेस्ट हो रहा है क्या, तो उस सेंस में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन नॉर्मली हो रहा है। हम क्या करेंगे भाई 1 to 3 ईयर्स अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर कोई ऐसी बात आपको स्पेसिफिक बता दे कि यार ये चीज़ इस तरीके से होगी, लेकिन यहाँ पे ये हो रही है, वहाँ पे हमें सेक्टर वाइज वैसी कोई जेनेरिक चीज़ नहीं बताई गई थी कि नॉर्मली इस सेक्टर में 1 ईयर होना चाहिए, और हमें पता चलता है कि HP 3 ईयर कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि यार ये चीज़ गलत हो रही है। वेरस कहीं तक अभी तक मुझे तो नहीं दिखी। Members elected trustees, 3 trustees are elected by HP's member। select ही जो elect ये होते हैं वो कौन करते हैं? members करते हैं at the charity's annual general meeting। trustees elected by the members also serve for 3 years and can seek re-election at the end of 3 years। वही प्रोसेस है, वो 3 साल ये भी करेंगे। The board of trustees is supported by a board of executive director। ये एक सुपरवाइजरी बोर्ड हो गया, ऊपर जो है भाई जिसके कितने भाई मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं, और फिर उनको अंडर क्या है भाई, फिर जो है कि आपका आ जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो डे टू डे चीज़ों को देख रहा होता है, और यही जो है कि आपका 2 टायर बोर्ड हमने पढ़ा हुआ है, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। The executive directors are appointed by the board of trustees on the advice of a nomination committee। HP's members do not vote on the appointment of executive directors। The executive board is responsible for day-to-day management of the operation of HP। The executive board is headed by the chief executive officer CEO। The remuneration of executive board members including the chief executive officer is determined by the remuneration committee। भाई remuneration committee का ये पार्ट है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्ट्रक्चर क्या है भाई? CEO हैं, उनके अंडर क्या है? ऑपरेशन डायरेक्टर हैं, फाइनेंस डायरेक्टर हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, HR डायरेक्टर हैं और IT डायरेक्टर हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट की ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से अपना भाई जो है कि बिजनेस रन करना है, क्या वैल्यूज हैं, क्या तरीकेकार है। HP है द कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अदर पेड एम्प्लॉयज एंड वॉलंटियर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। सबको फॉलो करना है, ना कि ऐसा नहीं कि वॉलंटियर्स जो है कि हमारे पास सब्जेक्ट टू नहीं है, कोई ऑब्लाइज्ड नहीं है, कोई लीगल नहीं है, लेकिन उनको भी फॉलो करनी है ये चीज़ें। द कोड इंक्लूड्स कोर प्रिंसिपल रिलेटिंग टू प्रोफेशनल बिहेवियर। सबसे पहले बिहेवियर सबसे पहले भाई आपका होना चाहिए, कमिटमेंट होने चाहिए कि भाई कोशिश ये है कि कमिटमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए सबकी। वॉलंटियर्स में हमें ये बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन होनी चाहिए। एडहेरेंस टू डिसीजन मेड बाय द बोर्ड, जो बोर्ड का डिसीजन होगा उसको फॉलो करना होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्राइबरी, भाई कि आपके कोई ऐसे वैसे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। कोई अगर ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा ना हो कि ब्राइब लेके आप कोई एंटीक चीज़ भाई, और कोई ऐसा छोटा सा ऑब्जेक्ट है आप चोरी करके आप दे दें उसको, आप रिश्वत दे के कुछ कर लें। आपने जो है कि फ़ीस रखी हुई है 100 रुपये, आपने अपना कट दे के भाई आपने उसको एंटर करा दिया, आपने वॉलंटियर्स गेट पे खड़े करे हुए हैं, तो सब चीज़ों का इनका ख्याल रखना होगा। कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, अगर ये फॉलो नहीं होगा तो कोई भी लीगल एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है।
एक्विजिशन ऑफ साइट कि साइट्स अक्वायर कैसे करते हैं भाई। यहाँ पे जो है कि साइट्स अक्वायर, जाहिर सी बात है कोई न्यू तो चीज़ है नहीं, आपका है ही क्या 300 ईयर्स ओल्ड जो साइट्स हैं, आपका वो काम है एचपी का। क्या है 300 ईयर्स ओल्ड जो है कि नो तो न्यू तो बना नहीं सकते। कैसे करते हैं, एचपी अक्वायर्स बिल्डिंग एंड अदर साइट्स एज अ गिफ्ट फ्रॉम प्रीवियस ओनर्स। भाई जो ओनर्स हैं हो सकता है जाहिर सी बात है 300 ईयर्स ओल्ड हैं, अब ओनर उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, या लेट सपोज कोई और ऐसी चैरिटी थी उसके पास थी, वो उनके लिए उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। उन्होंने एज ए गिफ्ट दे दिया कि भाई ये तो हमें वैसे ही बड़े बड़े नुकसान दे रही है, तो कोई भी तरीका हो सकता है, हम समझ सकते हैं कि गिफ्ट के फॉर्म में वो उनको दे दिया लेट सपोज। और बाय परचेजिंग देम यूजिंग एचपी सरप्लस, या तो ये खुद ही क्या करते हैं भाई ऐसी साइट्स को परचेज कर सकते हैं, अपने सरप्लसेस जो होंगे उनको परचेज करेंगे। जाहिर सी बात है एट द एंड इनका यहाँ पे इनका तो एक तो काम ही वही है ना, प्रिजर्व करना, इनका मकसद ही वही है उस चीज़ का इनका मेन प्रोडक्ट क्या है। अगर हम इनका देखें वाई डू एग्जिस्ट, इनका मिशन ही क्या है उन चीज़ों को प्रिजर्व करना, तो ये पर वो कर लेंगे, परचेज कर लेंगे उस चीज़ को। HP will only acquire sites which are of national importance and are under threat of destruction or deterioration over the time। एक तो उनकी नेशनल इम्पोर्टेंस है, मतलब वो अपनी हिस्ट्री को ज़िंदा रखना चाहते हैं, एक तो इम्पोर्टेंस हो, या तो उनका कोई ऐसा खतरा हो कि भाई हाँ ये ऐसा जो है कि ये लेट सपोज गिफ्ट भी देने आए उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, वो उनके लिए तो खर्चा है, जाहिर सी बात है। अगर वो लेंगे उस पर उनको काम करवाना है, अनटिल एंड अनलेस उसकी कोई इम्पोर्टेंस होगी, एक तो वो उसकी नेशनल इम्पोर्टेंस होगी और उसको कोई ऐसा खतरा होगा कि हाँ यार हम ये मैनेज नहीं कर पाएंगे और हमारा काम यही है इन चीज़ों को प्रिजर्व करना, तो हम क्या करेंगे ले लेंगे, फिर उन पर काम करके मेंटेनेंस का अपना जाहिर सी बात है उसको हमने कॉस्ट लगानी होगी अपनी। उसके बाद क्या है कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, एवरी एचपी साइट इज ओपन टू मेंबर्स एंड अदर विजिटर्स एंड एडमिशन चार्ज इज पेबल बाय नॉन मेंबर्स टू एक्सेस द साइट्स। नॉन मेंबर्स को करना है, मेंबर्स को तो फ्री एंट्री है भाई, क्योंकि वो एनुअल अपनी फ़ी पे कर रहे हैं। द अमाउंट चार्ज वरीज बिटवीन साइट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट कैन बी सीन एट द साइट, डिपेंड करता है क्या कौन कौन किस्म की आपके पास साइट्स हैं और हर वेराइटी ऑफ साइट के लिए अलग अलग फीस आपने रखी हुई है। हाउ ऑफन साइट्स आर ओपन ऑल्सो वरीज, क्यों भाई साइट्स मस्ट समटाइम्स बी क्लोज फॉर अ पीरियड ऑफ मेंटेनेंस के टाइम को आपको बंद रखनी पड़ती है, ठीक है। एंड ओपनिंग टाइम्स कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर स्टाफिंग लेवल पे डिपेंड करता है। क्यों करता है, नीचे हम एक पॉइंट पढ़ेंगे कि जो भी आपका परमानेंट और पार्ट टाइम एम्प्लॉय है वो भाई आपका हेड ऑफिस में होता है, ज़्यादातर जो काम होता है आपका वॉलंटियर्स इन चीज़ों पे साइट्स पे संभालते हैं चीज़ों का। वॉलंटियर्स के लिए आप ऑब्लाइज नहीं है, अगर वॉलंटियर्स कभी भी आपके पास चले गए, नहीं आया, कोई जो है कि छुट्टी कर ली क्या कर ली, टाइमिंग का वो नहीं है, तो वो भी आपके लिए डिपेंड करता है, एक आपके लिए रिस्क फैक्टर है। HP aims to enhance the experience of visitors to its sites by providing guides to give tours and answers question about the sites, on-site information and exhibition about aspect of the site's history. It also aims to stimulate interest by, for example, encouraging children to spot features at a site or object kept there। अब है क्या HP का एम है कि भाई लोग सिर्फ आए ऐसे घूम के ना चले जाएं, उनको एजुकेट भी करना है। अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे गए हैं कहाँ जहाँ पे विजिटर्स, नॉर्मली इंडिया में बहुत ऐसी जगह हैं, हिस्ट्रीज में तो कभी नहीं गया, लेकिन फिल्मों में ड्रामों में हमने देखा हुआ है कि आपके टूर्स या गाइड्स वहाँ पे हैं, आपको बताते हैं पूरी हिस्ट्री, भाई यहाँ पे क्या क्या था हिस्ट्री, ये अगर जगह एंटीक रखी हुई है तो किस वजह से है, इसका बैकग्राउंड क्या था, हिस्ट्री क्या था, वहाँ पे एक प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाती है कि, तो उससे क्या होते हैं लोग एजुकेट होते हैं। आपने एक चीज़ को प्रिजर्व किया हुआ है, क्या हिस्ट्री, मकसद क्या था, कल हम बढ़ के आए हैं भाई हिस्ट्री को आपको ज़िंदा रखना है, तो वो हिस्ट्री आपको जब लोगों को गाइड करेंगे बताएंगे उस तरीके से ही ज़िंदा रहेगी। HP's education objective is focused on hosting visits of a group of school children and explaining to them the significance of what they are visiting। कल भी ये बात पढ़ी थी हमने सेक्टर वाइज, लेकिन अब HP वाइज पढ़ रहे हैं कि भाई उनका भी फोकस ये है कि हाँ एजुकेटर्स और चिल्ड्रंस को सपोर्ट करके उनको बताया जा रहा है कि आप जिस जगह पे आ रहे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जिस जगह पे आए हैं उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। साइट्स आल्सो ऑफर स्पेशल इवेंट्स इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस अबाउट द साइट्स हिस्ट्री एंड एम्ड एट द चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, ये सब चीज़ें करके उनको क्या किया जा रहा है, एजुकेट किया जा रहा है। एवरी साइट हैज़ अ शॉप,
अब आ गई कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात। द साइज ऑफ अ शॉप डिटरमाइंड व्हाट इज द स्टॉक्ड देयर। साइज डिपेंड करता है आपका किस किस्म का शॉप बनाया हुआ है, आपने क्या क्या आइटम स्टॉक किया है, तो उस हिसाब से उसका साइज डिपेंड करता है। एवरी साइट आल्सो हैज अ केटरिंग फैसिलिटीज वेयर विजिटर्स कैन सिट डाउन एंड ईट। सिमिलर साइट्स ओनली प्रोवाइड स्नैक्स एंड ड्रिंक्स। लार्जर साइट्स ऑफर फुल मील। सेम टू सेम जैसे आपका सेक्टर वाइज कल आप बताई गई थी, इस तरीके की ही बात बताई गई है एचपी के लिए कि एचपी की जो भी साइट्स हैं उन पे क्या है भाई, एक स्मॉल साइज भी दो शॉप रखी हुई हैं जहाँ पे आपके नॉर्मल स्नैक्स और ड्रिंक्स प्रोवाइड की जाते हैं। अगर बड़ी आपकी जो है कि शॉप है तो उस पर आपको फुल मील का भी आनंद उठाने को मिल जाता है मेरे भाई। HP's बेस्ट नोन साइट्स इंक्लूड, भाई ये आपको दी गई हैं, आपको नाम दिए गए हैं 5 किस्म की साइट जो उनकी बेस्ट हैं भाई उनके पोर्टफोलियो में। स्टेक होल्डर्स, डिटेल्स अबाउट की स्टेक होल्डर्स ऑफ HP's आर गिवन। सेक्टर वाइज भी आपका HP से बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था मेरे भाई। मेंडलोस मैट्रिक्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स मैपिंग था हमारा और मेंडलो जो मैट्रिक्स था वो ध्यान में रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। जहाँ जहाँ पे क्लिक हो रही चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। मेंबर्स, अब आती हैं आपको इन डेप्थ सब चीज़ें बताएगा, कुछ कुछ रिपीटेटिव भी होंगी कल की तरह। HP इज अराउंड 5 मिलियन मेंबर्स। 5 मिलियंस, उनके पास 5 मिलियन मेंबर्स हैं मेरे भाई। HP ऑफर्स एनुअल मेंबरशिप ओनली। कल हमने पढ़ा था एक एनुअल मेंबरशिप और लाइफ टाइम मेंबरशिप। HP क्या करता है, सिर्फ एनुअल मेंबरशिप करता है मेरे भाई। बेनिफिट्स of membership include free admission to sites and regular newsletter and emails। बस बेनिफिट्स सिर्फ जो है कि क्या है आपके, मेंबरशिप इंक्लूड फ्री एडमिशन, साइड पे आएंगे, रेगुलर न्यूज़लेटर और ईमेल्स। अंदर जो शॉप हैं उन पे भाई खाना पीना फ्री नहीं है, स्नैक्स लेना फ्री नहीं है, कोई एंटीक चीज़ लेना उससे रिलेटेड जैसे हमने पढ़ा था कल, कोई ऐसे नॉर्मल ऑब्जेक्टिव चैरिटी के लोगों से बेचना, वो सब चीज़ें मेंशन नहीं है, ध्यान में रखनी है। मेंबर्स हैव द राइट टू अटेंड HP's एनुअल जनरल मीटिंग, ये कल भी पढ़ी थी। अब ये वो राइट्स हैं भाई, हमने साइड के आज तक अलग रख दिए, अब आ रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। दे कैन वोट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ ट्रस्टी, रिसीव HP's एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अच्छे खासे राइट्स इनको दिए गए हैं, अच्छे खासे बेनिफिट दिए हुए हैं। बेनिफिट में क्या आ गया मेरे भाई, वो फ्री में आ सकते हैं, उनको ईमेल और न्यूज़लेटर मिल जाती है अपडेट के लिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब राइट्स में क्या है कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। भाई एनुअल जनरल मीटिंग ऐसी कंपनी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसे जाके हर कोई अटेंड नहीं कर सकता, इनको राइट दिया गया है भाई, ये कर सकते हैं। वोट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज के लिए, बिल्कुल मान लिया। ऊपर भी हम बढ़ के आए, सेक्टर वाइज भी बढ़ के आए और आज भी हम चीज़ें बढ़ के आए हैं ऊपर। और इनको क्या होते हैं, एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिए जाते हैं, और अप्रूवमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रूव टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स भी इनके पास ये भी राइट्स हैं। They can also submit resolution which are not binding on trustees but which the trustees मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन, उनको कंसीडर ज़रूर करना है। कोई अमेंडमेंट, कोई ऐसी जो है कि कोई ऐसा रेजोल्यूशन वो लेके आना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है मेजर है, वो अपना रख सकते हैं जिसके लिए ट्रस्टी बाइंड नहीं है, लेकिन उनको कंसीडर ज़रूर करना है। कल को कोई ऐसी चीज़ वो लेके आ रहे हैं और उसकी वजह से कोई ज़्यादा बड़ा मसला आ गया, वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो मेंबर्स इनको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं भाई हमने तो ये चीज़ आपको बताई थी कि अल्टीमेटली क्या है, टॉपिक ट्रांसफ़र है, अगर वो नहीं कर रहे होंगे और उसकी वजह से मसला आया तो उनको जिम्मेदार कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ तो हमने रेजोल्यूशन के लिए बोली थी, आप लोगों ने क्यों नहीं की। एम्प्लॉयज़, HP has around 4,000 full and part-time employees, including staff who work for their wholly owned commercial subsidiaries। मतलब ये ओवरऑल बता रहा है कि भाई सब्सिडीज के अलग नहीं है, टोटल 4,000 फुल टाइम एंड ओवर टाइम स्टाफ है HP के पास। They work at HP's head office sites। They work at HP's head office and sites। साइट्स पे हैं, सॉरी HP's हेड ऑफिस भी हैं, साइट्स पे भी काम करते हैं, सही है। Some have worked for HP's for a long time।
सम हैव वर्कड फॉर एचपी फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं भाई। जनरली एचपी पेज एवरेज सैलरीज फॉर अ जॉब अक्रॉस द चैरिटी सेक्टर, एवरेज ही है जो चैरिटी के सेक्टर में चल रही है। अब इसको आप कमर्शियल से कंपेयर नहीं कर सकते, चैरिटी से ही करेंगे, नीचे यही है वो आगे वाली बात, विच आर लोअर देन वुड बी पेड फॉर इक्विवेलेंट जॉब इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है, उसका मोटिव टू एग्जिस्ट ही अलग है और इनका जो है कि मिशन टू एग्जिस्ट ही अलग है, मिशन उसका अलग है, इसका अलग है, तो वो सी बात है ही प्रॉफिट के लिए, फर्क तो होगा ही। अब लोग फिर क्यों टिके हुए हैं मेरे भाई? मेनी मेंबर्स आर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट लोअर सैलरीज, अपनी खुशी से भाई वो प्रिपेयर्ड हैं, उनको पता है मुझे वहाँ पे 1 लाख रुपए मिलेंगे, यहाँ पे मैं 70-80 हज़ार में काम कर रहा हूँ, कम ही मिल रहे हैं, लेकिन वो खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं। देन दे वुड ऑप्टेन आउटसाइड द चैरिटी सेक्टर बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट टू एचपी मिशन। वो जो है कि उनकी भाई वो दिली राजी हैं, उनको दिल से खुशी मिल रही है ये काम करने में कि भाई हम जो है कि किसी के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, उनको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। हालांकि उनको पता है कि यार मुझे ज़्यादा पैसे वहाँ पे मिलेंगे। रियल लाइफ में होता है नहीं होता है, आपका दिमाग चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें सिनेरियो में खुद के दिमाग को खुद को डालना है कि हाँ भाई ऐसी दुनिया भी चलती है, ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। सही है मेरे भाई, ज़्यादा दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लेके जाना। सिनेरियो में जो चीज़ बताई गई है डिफ़िकल्ट टू आपको एक्सेप्टेबल है, आप कोशिश करके हज़म करने की करें आपको, क्योंकि सिनेरियो में आपको पेपर दे के निकालना है, निकल जाए हटा देना, भूल जाना, नहीं करे फिर एक्सेप्ट। मेरा देखें, मुझे अपने दिमाग में हज़म हो ना हो मेरे लिए शायद फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये चीज़ का ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, तो बना लें अपने इसको थोड़ा वो समझ जाएँ। समझ गए, मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आता है वॉलंटियर्स। एचपी हैज़ अराउंड 20,000 वॉलंटियर्स, 4,000 है एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयड, लेकिन वॉलंटियर्स पे डिपेंडेंसी कितनी है? 20,000 वॉलंटियर्स हु प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स ऑपरेशन। जाहिर सी बात है, चैरिटी चाहिए कि हमें भाई फ्री वाले ही बंदे चाहिए, जाहिर सी बात है उनको कॉस्ट कटिंग करनी है। Predominantly, volunteers act as a guides, work in a catering facilities and shops and help मेंटेन साइट्स। तकरीबन जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो कहाँ पर है मेरे भाई? आपके एज एन गाइड्स काम करते हैं, कैटरिंग फैसिलिटीज़ में काम करते हैं और साइट्स को मेंटेन करने में आपका वो काम करते हैं। तभी ऊपर वाली एक पॉइंट था कि डिपेंड करता है स्टाफ की अवेलेबिलिटी लेवल पे कि साइट को ओपन रखना है नहीं करना है। वॉलंटियर्स पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका इस चीज़ पे भी इफेक्ट है। सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, जाहिर सी बात है जहाँ पे आपके सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? अब यहाँ पे साइट के तो सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं हो सकते। साइट को मेंटेनेंस के लिए कोई ऐसी चीज़ें रोज़मर्रा के लिए आपने साफ़ सफाई के लिए यार लोग रखे हैं, नॉर्मली नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपके पास वॉलंटियर्स पे ये काम करना चाहिए। हाँ, लेकिन आपके वेंडर्स होंगे, खाना पीना आइटम शॉप्स आपने मेंटेन करी है, उस तरीके के हो सकते हैं। द चॉइस ऑफ अ सप्लायर एंड इन्वेंट्री पॉलिसी ऑफ अ कैटरिंग facility and shops is determined centrally by HP's procurement function. Very nice। इनके पास एक अलग procurement function बनाया हुआ है। HP uses external contractors for a regular site maintenance and a major projects. Contractors for a large single projects are employed है ना one off basis। कोई अगर बड़ा काम है तो वो क्या किया जाता है, one off के लिए आपका कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आपका आता है आईटी सिस्टम। HP's information system are educated for its administration needs and are fully compliant with the data protection regulations. Okay, HP's computerized information system cover major operational function। ये भी सही है। HP is a website which publishes its activities and allows donations to be made and a member to join. There are separate web pages for each of HP's sites, including details about the site such as its history, maps, facilities and news। एक इनके पास स्ट्रेंथ है आईटी सिस्टम के हिसाब से, जहाँ पे इन्होंने अलग अलग साइट को कैटेगराइज करा हुआ है। डोनेशन कर सकते हैं आप, उसकी हिस्ट्री, मैप, सब चीज़ें अलग अलग वाइज आपके यूज़र के लिए, मेंबर के लिए, विजिटर्स के लिए अच्छी फैसिलिटी एक रखी हुई है।
अब आपके आते हैं रिस्क पे, जो एक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक भी है, हर बार पूछना भी उसकी जो है कि जिम्मेदारी भी है, मजबूरी भी है, फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। एचपी मेंटेन्स रिस्क रजिस्टर एट इट्स हेड ऑफिस कवरिंग सिग्निफिकेंट चैरिटी वाइड रिस्क इंक्लूड्स थ्रेस टू रेपुटेशन। कल भी मीडिया वाइज हम देख चुके हैं ये चीज़। बैड पब्लिसिटी अबाउट एचपी कैन लीड टू मेंबर्स नॉट बीइंग विलिंग टू रिन्यू देयर मेंबरशिप, डोनर्स नॉट बीइंग विलिंग टू डोनेट एंड वॉलंटियर्स नो लॉन्गर बी विलिंग टू वर्क फॉर एचपी। अगर कोई ऐसी बैड पब्लिसिटी हुई तो डोनर काम नहीं करेंगे और वॉलंटियर्स या एम्प्लॉयज़, हम ऊपर क्या पढ़ के आए हैं उसके मिशन के हिसाब से अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो अपनी सैलरी कम पे काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स फ्री में काम कर रहे हैं। किसके लिए? वो क्या चाहते हैं कि भाई हम किसी के लिए, इंसान ज़ात के लिए, अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी चीज़ आ गई कि जहाँ पे उनको लगा कि नहीं हम तो एक गलत चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास डोनर्स नहीं आएंगे, एम्प्लॉयज़, वॉलंटियर सब आपके लिए चले जा सकते हैं। ये एक अगर रेपुटेशन का खतरा है तो सभी आपके पास चले जाएंगे। अगर देखें किसी को खुशी हो रही है कम पैसों पे काम करके, कोई बताता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं भाई ईदी में काम कर रहा हूँ, मुझे पैसे कम मिलते हैं, लेकिन आपकी रेपुटेशन कितनी बढ़ जाएगी यार, ईदी का इतना बड़ा जो है कि सिस्टम बना हुआ है, भाई मेरा भाई यहाँ पे काम कर रहा है, एक आप एज एन प्रेस्टीज एक जो है कि अपने लिए कंसीडर कर रहे होते हैं। वहीं पे अगर उस इदारे के लिए कोई ऐसी बैड न्यूज़ आ जाए, कोई आ जाए, तो आपका जो है कि क्या करा जो है कि सारा बोलते हैं ना मिट्टी में मिल गया या पानी फिर गया, वैसा वाला सीन होगा। अगर कहीं पे बैड पब्लिसिटी आ सकती है तो डोनर्स तो आपके जाएंगे ही जाएंगे और एम्प्लॉयज और वॉलंटियर्स भी आपके चले जाएंगे। अदर थ्रेट्स टू इनकम, द रिसेशन, कल हमने पढ़ी थी कि रिसेशन का भाई माहौल फैला हुआ है एराडेसा में। लिमिट डोनर्स विलिंगनेस टू डोनेट टू एचपी, सिंपल है ना यार, डोनर्स अपना देखेंगे या पहले आपको डोनेशन के लिए सोचेंगे? वो तो चाहेंगे पहले यार मेरे घर का चूल्हा जले फिर जाके मैं डोनेशन करूं, या आपके विजिटर्स फिर आपके घूमने आएंगे ना, अगर कंट्री के हालात अच्छे होंगे। विजिटिंग एचपी साइट इज वन ऑफ अ वेरी मेनी लेजर एक्टिविटीज अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स। ऐसी बात है, घूमना फिरना बाद में आता है, जब बंदे की ज़िंदगी में खुशी होती है, जब बंदा मेंटली स्टेबल होता है, उसकी ज़िंदगी के भाई बेसिक नीड सब पूरी होती हैं, फिर वो जाके बोलता है कि भाई चलो घूम के आएँ, कहीं एंजॉयमेंट करके आएँ। अगर वो मेंटली अपने खर्चों को लिए ही इतना परेशान है कि भाई मेरे घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे, वो कहाँ घूमने का सोचेगा मेरे भाई। और पेड़ जगहों पे सवाल ही नहीं पैदा होता। टू इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज and the risk is that visits will become less popular, reducing income from admissions and commercial activities। सीधी सी बात है, जाहिर सी बात, एडमिशन ही नहीं होंगे आपके तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। Loss of employees and volunteers, if employees and volunteers leave and cannot be easily replaced, then the experience offered to visitors to sites may be affected and the site may be open less frequently. Some conservation work requires specialist staff and loss of these staff members may affect HP's ability to carry out work on sites or historic objects। उनका काम ही क्या है भाई, चीज़ों को प्रिजर्व करना। अगर कोई स्पेशलिस्ट, कल जैसे मैंने बताया था, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके लिए स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट चीज़ों, कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसी चीज़ आपको स्पेशलिस्ट लग रहा है कि उस चीज़ के लिए आप उस ऑब्जेक्ट को कैसे उसकी हालत में ज़िंदा रखना है, उस हालत में रखना है प्रिजर्व करके, उस स्पेशलिस्ट को पता है। अगर वही चला जाएगा तो हमारा मिशन जो है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ही फुलफ़िल नहीं हो रहा होगा। और हमारी यहाँ पे सभी चीज़ें ये कवर कर दी गई। अगर हमारे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऊपर यही बताया गया था, काफ़ी टाइम से एम्प्लॉयज़ एचपी के लिए काम कर रहे हैं, अगर वो चले जाते हैं तो ये मेजर रिस्क आएंगे। गाइड करना लोगों को, काफ़ी चीज़ें उनकी जो है कि हिट हो जाएगी। Insufficient financial resources, if income is less than expected or needed, HP may not have the financial resources to carry out all necessary conservation work। जो उनको भाई चीज़ों को कंजर्व करना, जिन चीज़ों को मेंटेन करना, सारी बात कहाँ घूम रही है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हिस्टोरिक प्लेसेस को
प्रिजर्व करना, कंजर्व करना। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे करेंगे भाई, मेंटेनेंस कैसे कराएंगे? कोई ऐसी चीज़ है, स्टाफ स्पेशलिस्ट रखा हुआ है, उसकी सैलरीज हैं, उसको चीज़ें चाहिए होती हैं, उसको मेंटेन करने के लिए कोई ऐसे केमिकल्स वगैरह हैं। अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो सब चीज़ें कैसे करेगा? वो बंदा अपने घर से तो नहीं देगा, स्पेशलिस्ट रखा हुआ है तो वो पैसे लेगा, सब चीज़ें करेगा। लेट्स सपोज वो काम वॉलंटियर्स को आता है जो कि नियर टू नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जाहिर सी बात है वो स्पेशलिस्ट हुआ है तो उसने अपनी क्वालिफिकेशन कोई ना कोई इस चीज़ को करा होगा। वॉलंटरली अगर काम कर रहा है तो वो डिपेंड करता है, हालांकि वो इस सिनेरियो में नहीं है तो हम उसको इतना हाइपोथेटिकल रखेंगे नहीं, हम यही रखेंगे कि अगर वो, क्योंकि एग्जामिनर ने ये चीज़ मेंशन की हुई है स्पेशलिस्ट या कोई ऐसी चीज़ हमारा वो चला जाएगा तो उन चीज़ों पे हमारा फ़र्क पड़ सकता है। Poor performance by supplier and contractors. Poor quality goods provided by suppliers can reduce visitor satisfaction. Poor performance by contractors can mean that HP does not obtain value for money and may also jeopardize the conservation of a buildings. अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर सब चीज़ें काम सही से नहीं करके दे रहे भाई, कोई ऐसी चीज़ आपको उन्हीं चीज़ों को प्रिजर्व करना है और आपने जो है कि कॉन्ट्रैक्टर या कोई ऐसा काम करने वाला बुलाया, उसने चीज़ को मेंटेन उस तरीके से नहीं करके दिया, जाहिर सी बात है आपकी इफ़ेक्ट होगा। आप खाना पीना वहाँ पे दे रहे हैं, आप अच्छी क्वालिटी का नहीं दे रहे, लोगों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं, कोई मसले हो रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं है, तो आपको ओवरऑल हिट पड़ रहा होगा। यहाँ पे आपको 3 E's का टॉपिक याद आना चाहिए, कैसे वैल्यू फॉर मनी की चीज़ों को देखना है, एफिशिएंट, इफेक्टिव और इकोनॉमिक चीज़ों को। आपने इकोनॉमिकली तो चीज़ों को देख लिया और एफिशिएंट और इफेक्टिव को आपने अगर इग्नोर कर दिया तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। 3 को एक बार रिपीट करके पढ़ लीजिएगा। हेल्थ एंड सेफ्टी, क्या बात है भाई। दीज कैन इफेक्ट पीपल वर्किंग एट एंड विजिटिंग द साइट्स। साइट्स हैव पोटेंशियल हैजर्ड्स इंक्लूडिंग स्लिपरी सर्फेसेस एंड स्टीप स्टेयरकेसेस। एक्सट्रीम वेदर में आल्सो क्रिएट हैजर्डियस कंडीशन एट सम साइट्स। ये सब चीज़ें भाई घूमने के लिए जो है कि सरफेसेस सही से हैं नहीं है, आपने गीले जो है कि सरफेसेस छोड़े हुए हैं, लोग आके धड़ाम से गिर रहे हैं, ये हैं, अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो आपके लिए लीगल इश्यूज बन सकते हैं। Climate and weather. Poor weather can affect visitors' number at sites where visitors are wholly or mostly outdoors. Extreme weather such as excessive heat, high winds और rain can damage sites। जाहिर सी बात है आप एक तो मैनेज, यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो याद होना चाहिए, आप कौन सी बिल्डिंग्स बेटा याद वो करते हैं 300 years old, उनकी जाहिर सी बात है स्ट्रेंथ ऐसी तो नहीं होगी जो न्यू बिल्डिंग है, यहाँ पे तो नई नई बनाई हुई है। हमारे पास यहाँ पे जो है कि यूरोप साइड, अमेरिका साइड जैसे तूफान आते हैं, या जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो है कि हमारी लॉस एंजलिस में लगी थी, कहाँ लगी थी आग जो लगी थी, कि कितना उसने नुकसान किया, क्या था एक्सेसिव हीट और इन सब चीज़ों की वजह से। तो ऐसे अगर नुकसान होंगे वो भी एक रिस्क है, आपको रिस्क कंसिडर करना है। ऐसी गर्मी चल रही है आग लग जाए, ऐसी हवाएं तेज चल रही हैं कि उसके जो है कि छती उड़ जाए पता ना चले, तो ये रिस्क कहीं ना कहीं ये भी एग्जिस्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी। एचपी's कंप्यूटर सिस्टम फेस द रिस्क ऑफ अ डिसरप्शन। ऊपर तो बहुत अच्छी बात करके बताई थी इसने, जियो प्राइवेसिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सर्विस व्हिच इट प्रोवाइड्स। Leakage of data held about members and donors could result in legal action. Loss of a reputation and unwillingness of a members and donors to provide their personal details. सीधी सी बात है, अगर आपका साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया, डोनर्स जो एक तो अपनी मेहनत हार्ड अर्न मनी से आपको बगैर किसी मकसद के आपको पैसे दे रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि भाई इंसान का भला हो, इंसान का अच्छा हो, अगर उनका ही डेटा सेंसिटिव डेटा होता है, उनके अकाउंट नंबर्स डिटेल, पर्सनल डिटेल्स, हाउस वगैरह, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये होता है कि नहीं हम डोनेट कर रहे हैं कि लेकिन हमारी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, सेंसिटिव होते हैं वो लोग। अगर वो चीज़ आपकी ब्रीच हो गई हो तो आप लीगल एक्शन तो कर ही सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो विलिंग ही नहीं होंगे आपको डोनेट करने के लिए। फिर आपके पास आते हैं वेबसाइट एक्सट्रैक्ट, जो है कि नॉर्मली जैसे वेबसाइट एक्सट्रैक्ट होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, वैसे ही दिए गए हैं। इंस्पायर वही बताई है चीज़ें, कैसे भाई इंस्पायर करते हैं एचपी वाले, एक्सेस क्या है, किस तरीके से एक्सेस दिया हुआ है, एंगेज एंड एंटरटेन कैसे करते हैं, इन्वॉल्व कैसे करते हैं, कंजर्व चीज़ों को कैसे करते हैं, और सस्टेनमेंट का क्या है, ये आगे एक बार पढ़ लीजिएगा। रटी रटाई थ्योरी उसने लिखी हुई है, मैं ना आपके लिए बोरिंग बनाना चाहता हूँ ना मैं खुद के लिए। और फिर आ जाते हैं फाइनेंशियल ग्राफ्स, इनको भी आपने बस थोड़ा थोड़ा इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि इनकम का ग्राफ कहाँ चल रहा है। इनकम यहाँ पे 2000 में शुरू होकर 2001, 2002 एंड 2003 में कहाँ से शुरू है, सम हाउ अगर मैं देखूँ 730 से शुरू होके आपकी
कंस्टेंटली ग्रोथ हो रही है और कहाँ पे 800 मिलियन पे आपकी पहुंच गई है। हम क्या इस पे वो कर सकते हैं, कंस्टेंटली आपकी ग्रो हो रही है। इनकम के आपको क्या हुआ है, स्प्लिट करके फिर आपको बता दिया कि क्या क्या है। शॉप से आपकी इनकम क्या आ रही है, केटरिंग से आपकी क्या आ रही है, एडमिशन से क्या आ रहे हैं, डोनेशन से क्या आ रहे हैं। अगर मैं देखूँ मेरा मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो कहाँ से आ रहा है, मेंबर से आ रहा है। तो मेरा सेंसिटिव यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अगर मिड लॉस मैट्रिक्स को देखें तो मेंबर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है कि क्या हो जाएंगे, क्रूशल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में चीज़ें रखनी है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें तो वो भी इन लाइन समवेयर जो है कि आपके रेवेन्यू के साथ जो है कि इन लाइन बढ़ते जा रहे हैं। 2001, 2000, 2000, 2001, 2002, 2003 समवेयर जो है कि 6, अगर मैं देखूँ 670 से शुरू होकर आपके आ रहे हैं 750 तक पहुँच रहे हैं समवेयर। और अगर स्प्लिट किया जाए तो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कि एक्सपेंसेस हैं, साइट मेंटेनेंस और कंजर्वेशन के आपके एक्सपेंसेस हैं, साइट ऑपरेटिंग के जो है कि सबसे ज़्यादा आपके वो हैं। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से आपको इफेक्टिव मैनेजमेंट और बजटिंग के प्लानिंग करने पड़ेंगे। जितना आप करेंगे तो आपका उतना ही रेवेन्यू या उतने ही आपके पास सरप्लसेस होंगे, ताकि आपके जो भी रिस्क ऊपर आए हैं उनको आप कवर कर सकें अपनी कोई भी रेपुटेशन, कोई भी चीज़ों के लिए, ताकि आप का जो है कि लेट सपोज कोई भी बैड पब्लिसिटी हो गई, आपके पास सरप्लसेस होंगे तो आप अपना जो डिफ़िकल्ट टाइम आएगा कम से कम उसमें अपना आप सर्वाइवल जो है कि आप मैनेज कर पाएंगे। ताकि आप जब तक फिर उभरेंगे तो अपनी चीज़ों को फिर आप अगर साबित कर देते हैं कि यार नहीं हम कोई ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, तो आपके पास फिर डोनर भी होपफुली आ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को। नंबर ऑफ़ विजिटर्स, अब नंबर ऑफ़ विजिटर्स भी इनलाइन होने चाहिए ताकि आपके जो है कि रेवेन्यू स्ट्रीम उस सेंस में बढ़ रहा है। 2000, 2001, 2002, 2003 कंसेक्टिवली ये भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। समवेयर आपके कहाँ आ रहे हैं, 29 मिलियन तक पहुँचे हैं भाई। नंबर ऑफ़ मेंबर्स भी आपके जो है कि बढ़े हुए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। समवेयर आपके 4.8 मिलियन से अगर भी मैं देखूं तो आपके कहाँ तक पहुंच गए हैं भाई, 5.1 तक पहुंच चुके हैं। इसी तरीके के आपकी ग्राफ्स की थोड़ी बहुत एनालिसिस होनी चाहिए। और हमने कल की क्लास में आपके लिए क्या करा था, ये चीज़ें भी देख ली थी सेक्टर वाइज भी करके। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें बोलूँ ना, कुछ चीज़ें कल हमने देखा था जो चीज़ें हैं, CRM को आपने ध्यान में रखना है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये कुछ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइन हो। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको याद रखने हैं। किसके मैंने बोले हैं आज की क्लास में, 2 टायर के। ठीक है मेरे भाई, 2 टायर बोर्ड है आपके लिए। गवर्नेंस के चैप्टर को एक बार ज़रूर जो है कि मेरे भाई थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। और जो है कि मैंने मेंडलोस मैट्रिक्स को आपको फोकस रखने के लिए बोला है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है कि आपकी होनी चाहिए, शुरू में भी बोल चुका हूँ। कमेटीज़ पे आपको ध्यान देना है। तारा मॉडल को ध्यान में रखिएगा भाई। ट्रांसफ़र करना है, रिस्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, आपको ये मॉडल से याद रखने हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताया हुए हैं, पेस्टल हो गया, पोर्टरफाई फोर्सेस हो गया, SWOT एनालिसिस हो गया, SFM मॉडल्स हो गया, सो ऑन सो फोर्थ। जो भी आपको 10-11 मॉडल्स हैं अच्छे खासे मैंने हर जगह पे बताए हुए हैं, वो याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको हर जगह पे बता के आया हूँ, वो याद रखने हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड हो गए, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल के हो गए। इस तरीके से मैं सब जो चीज़ें आपको बताता आया हूँ। जो भी कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट्स मुझे बताते रहते हैं कि भाई ये चीज़ें करी हुई हैं। होपफुली सब ये चीज़ फॉलो कर रहे होंगे। जो कांटेक्ट में नहीं भी हैं उनके लिए भी गाइडेंस है। अपना पेपर पैटर्न प्रैक्टिस जैसे मैं आपको गाइड करता आया हूँ कि किस तरीके से कॉपी पेस्ट करनी है, चीज़ों को लेके रिलेवेंट चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले पेपर का चलें। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको कोई भी फॉर्मेट जो आएगा सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मेट क्या रखना है, फॉर्मेट बनाएंगे। जो भी आपका पूछ रहा है सिनेरियो में, ब्रीफिंग नोट कुछ भी, सबसे पहले आप वो बनाएंगे। फॉर्मेट में फिर जो भी मॉडल होगा
अब ये बात सिर्फ मॉडल तक है, जो अगर आपका थ्योरी वाइज कोई ऐसे टॉपिक वाइज आता है तो उसको तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग वाइज जो जो हेडिंग मिलती जाएंगी आप करते जाएंगे। फॉर्मेट बनाया, सीधा सीधा मॉडल बनाया, सिंपल। अगर पेस्टर की भी बात रखूँ, आपका ब्रीफिंग नोट आया, आपने भाई ब्रीफिंग नोट की हेडिंग डाल दी, आपने टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट डाल दी, टू फ्रॉम सब्जेक्ट डेट डाल दी, और आपने यहाँ पे भाई लिख दिया कि क्या जो है कि चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। आपने इंट्रोडक्शन लिख के आपने भाई पेस्टल PES करके जो भी पॉइंट मिलेगा आप क्या करते जाएंगे, डंप करते जाएंगे। ये याद रखें, कॉपी पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे आता है फॉर्मेट, हो गया आपका फॉर्मेट और मॉडल, ये आपका फर्स्ट स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप आपका क्या आ जाएगा, कॉपी एंड पेस्ट आ जाएगा मेरा बेटा। थर्ड आपका आ जाएगा आप अपना ऑन पॉइंट, उसको ही रीड्राफ्ट करके जो चीज़ आपका इम्पैक्ट, कोई ऐसी चीज़ आप अपना पॉइंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो चीज़ बन रही है जैसे मैंने आपको बताया हुआ है आप वो डालेंगे। और तकरीबन 3 से 4 लाइन का, 3 और 4 लाइन्स आपका पैराग्राफ होना चाहिए, नॉर्मल जो आपका होना चाहिए। अगर आप डेटा कॉपी पेस्ट का ज़्यादा लिख रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। पर पॉइंट को आपने क्या रखना है मेरे भाई, 2 मार्क्स के लिए रखना है। और इसी में ही आपके प्रोफेशनल के मार्क्स, जो मैं आपको शुरू में ही बता के आया हूँ कैसे लेने हैं, प्रोफेशनल मार्क्स को इसमें ही इंक्लूड करना है। उसके लिए अलग कोई पॉइंट नहीं रखना है आपके लिए। पेपर जो याद रखें 80 मार्क्स का, ये 20 मार्क आपको इस 80 में ही इनकॉर्पोरेट करने हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम उसमें नहीं डालना, फिर आपका टाइम मैनेज नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक और मैं आपको जो चीज़ बता के आया हूँ, अपना टाइम मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से करें भाई। अगर लेट सपोज 10 मार्क का है, आपने अपना टाइम जो कर रहे हैं मैनेज, लेट सपोज आप अगर ऐसे करते हैं, आपके पास मेरे भाई 10 मार्क का आया, इसमें आपका लेट सपोज आइडल जो है कि सिचुएशन बनाते हैं, आपके पास प्रोफेशनल मार्क्स भी इसमें ही हैं, आपके पास प्रोफेशनल भी इतने हैं, आपने यहाँ पे एलोकेट कर दिया भाई 1.95 पर मार्क्स के हिसाब से जो है कि कर लेंगे। अगर जितना टाइम आइडली, अगर कैलकुलेशन में नहीं जाऊँ, आपने सोचा कि भाई 10 मार्क का है, मुझे इसको 20 मिनट देने हैं, आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, 20 मिनट से ऊपर फिर इसके बाद नहीं जाएगा। फिर आपने 20 मिनट में, आपको लगता है ना इसमें आपने 8 मार्क का किया है, छोड़ के चले जाएं, छोड़ के इसको चल के आगे पे जाएं, एंड में टाइम बचे, इस 2 मार्क को भी आपके कवर कर लीजिएगा। इसको मैंने आपको बार बार इसके पीछे साइंस से समझाइए बेटा। ये जो आप 10 मार्क का कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हैं, हो सकता है आप इसको सही ना कर पा रहे हो, नहीं आप गलत वे में जा रहे हो, आपकी थॉट गलत आपने समझा है एग्जाम में, क्योंकि आपको नहीं पता आपने क्या सोचा है, वो तो एट द एंड आपको रिजल्ट में पता चलता है। तो कोशिश करें जितना टाइम इसको देना था दे के अगली रिक्वायरमेंट पे जाएं। हो सकता है आप अगली वाली रिक्वायरमेंट को सही समझ रहे हो, और उस अगली वाले के लिए भी यही सोच रखें कि भाई इसको टाइम पूरा करके अगली वाली पे जाता हूं मैं, ताकि आप कहीं पे अगर गलत रिक्वायरमेंट, गलत अंडरस्टैंडिंग लेके लिख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि यही चीज़ सही है, अगर आप ये कर रहे हैं कि भाई 50 60 70 का करके मैं 50 पे पास हो जाऊंगा, वो भाई आइडियली कोई एक गलत बच्चा आपका लक चल रहा है तो हो सकता है, लेकिन आप ये रिस्क ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपको कुछ फाइनल टिप्स हैं, आपको मैं विश करता हूँ आप अच्छे से इंशाल्लाह पेपर करें, और इंशाल्लाह सब आप बच्चे पास करें जिन्होंने क्लासेस ली हैं। कैसे आपने तैयारी की है, नहीं की है, अगर आपने प्रॉपर क्लासेस नहीं ली हैं, अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा अच्छे से रखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को गो थ्रू करें। इंशाल्लाह SBL ऐसा पेपर है कॉमन सेंस के बेसिस पे भी बच्चों ने पास किया हुआ है। कई ऐसे भी हमारे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि भाई हमने बगैर पढ़े पास किया हुआ है, एक बार पढ़ के हमने फेल किया था, नहीं पढ़े पास हो गया। तो डिपेंड करता है आप कॉन्फिडेंट लेवल और आपका ड्यूरिंग द एग्जाम, अगर आपने अपने माइंड को रिलैक्स रखा हुआ है ना, चीज़ों को आपने हेवी नहीं लिया, स्ट्रेटजी पूरी फॉलो करके पेपर 100 मार्क्स का अगर करते हैं ना, तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक ये है कि हम एक आध रिक्वायरमेंट पे ज़्यादा टाइम देते हैं और छोड़ देते हैं, आपका एक आध जो है कि रिक्वायरमेंट रुक जाती है, और वो रिक्वायरमेंट भी आपको पता नहीं होती, आपने हो सकता है गलत की हो, तो आप कहीं ना कहीं इस वजह से फलंक हो जाते हैं। तो कोशिश करके पेपर पूरा करना है। गोल्डन टिप सबसे अच्छी यही है कि पेपर पूरा करना है, नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके लिए मसला हो। ठीक है मेरा भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ें हों, आप रिव्यू करवा सकते हैं मुझे। आप अपने पास पेपर्स आंसर मैंने बोला हुआ है जो बच्चे भेजते हैं, मैं उनको टाइमली रिव्यू करके जो है कि उनको फीडबैक दे रहा होता हूँ, कहाँ पे उनको ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है। जिनके नहीं आ रहे हैं, मैं इंडिविजुअली इतना नहीं घुस सकता हर एक के लिए। कोशिश करा करें आप खुद जो लिख रहे हैं आंसर मुझसे जो है कि फ़ीडबैक लें, मुझे बताएँ, मुझे आप व्हाट्सएप में आप मैंने आपको बोला हुआ है स्क्रीनशॉट करके भेज दें, वॉइस नोट करके भेज दें, मसला नहीं है। कहीं थोड़ा बिज़ी हुआ मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा जैसे मैं फ्री हुआ। बाकी कोई गिला शिकवा नहीं रखिएगा, इंशाल्लाह होपफुली आप सब पास कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।